स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। ये जो मैं आपको लेसन देने जा रहा हूं, लेसन का नाम है द फॉल ऑफ ट्राई, बुक का नाम है कुमार भारती, एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र का ये लेसन है और ये मैं डिमांड पे भेज रहा हूं। इसकी एक बच्चा है जिसका नाम है स्वप्ना थारोड। स्वप्ना थारोड जी, ये चैप्टर आपके लिए स्पेशली है। आपने कई मरतबा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा, तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी लेट हो गया, आपको मैं दे नहीं पाया चैप्टर टाइम पे, क्योंकि शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है और मैं डिमांड पे ही चैप्टर लेसन बनाता रहता हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए ये चैप्टर तैयार किया हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ। चैप्टर का नाम है फॉल ऑफ ट्राई और हम इस चैप्टर के साथ एंजॉय करेंगे। फॉल ऑफ ट्राई, वार्मिंग अप। हम थोड़ा सा वार्म अप हो लेते हैं जब हम कोई खेल खेलते हैं या कोई काम करते हैं। सपोज आप एग्जाम भी अगर देने जा रहे हैं तो उसका रिवीजन करते हैं, यानी अपने आप को वार्मिंग करते हैं, वार्मिंग अप। चलिए शुरू करते हैं। बिल्डिंग ऑफ स्टोरी। इस स्टोरी की बिल्डिंग देखिए क्या है, ये देखिए आप। फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 8 द ग्रुप लीडर प्रिपेयर स्लिप्स ऑफ पेपर्स फॉर ईच ऑफ द 7 पॉइंट गिवन बिलो एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द अदर्स। यहां पर 8 ग्रुप हैं और ये 8वां जो ग्रुप है ये 7 ग्रुप की एक एक स्लिप बनाता है। ये लोग एक गेम खेलने जा रहे हैं, स्लिप बनाता है और उन 7 ग्रुप में एक एक स्लिप बांट देता है। द ग्रुप सिट्स इन अ सर्कल टेकिंग देयर सीट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑन द स्लिप दे हैव। कहते ग्रुप जिसको स्लिप मिली है वो अपने नंबर के हिसाब से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, जो नंबर उनकी स्लिप में दिए गए हैं। देन ईच वन कंप्लीटेड द सेंटेंस ऑन his her slip without sharing it with the others। फिर उस ग्रुप में से हर एक बंदा एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। his her जो यहां पर दिया है कि अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो his। शर्त यह है कि उन्होंने अपनी स्लिप किसी से शेयर ना की हो। द ग्रुप लीडर कलेक्ट द स्लिप्स and reads all the sentences aloud as one continuous passage। और जो ग्रुप लीडर है फिर उनकी सबकी स्लिप कलेक्ट कर लेता है। Does the story make the sense? क्या कहानी में कुछ आपको इस तरह का समझ में आ रहा है, कुछ सेंस निकल के आ रहा है कि इसका मतलब हुआ क्या? The group then works on the story to make it more meaningful and interesting। ग्रुप के जो सारे काम करने वाले हैं वो इस गेम को एक मीनिंगफुल बनाना चाह रहे हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं। अब यहां पर इन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हैं। पहला सेंटेंस इन्होंने दिया है, Once there was a second who lived in a third, he oblique she ate, she oblique he went, there she oblique he saw, she oblique he was, that is why। इनको क्या करना है आपको? इनको मीनिंगफुल बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो इसके लिए आप खुद तैयार रहिए कि आपको कैसे बनाना है, और इन सेंटेंसेस को बनाने से हमें ये भी पता लगेगा कि आपकी सोच कैसी है। जैसे पहला दिया है once there was a, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। once there was a lion, once there was a king, once there was a queen, तो there was a hero। तो ढेर सारे नाम हैं, जो आपको पसंद हो आप इसको फुलफिल कीजिए। अब बता रहे हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू में होता क्या है? इंटरव्यू में वाई एंड हाउ, ये 2 तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
तो यहां कह रहे हैं फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 चूज ए फैमिलियर कैरेक्टर फ्रॉम एनी वन ऑफ द एपिक्स यू नो। एपिक्स का मतलब होता है कि वो काव्य या महाकाव्य जिसको हम बार बार पढ़ते हैं। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5, 5वें ग्रुप से चूज ए फैमिलियर कैरेक्टर्स। आप जो भी महाकाव्य जानते हैं उनके बारे में परिचित चरित्र के बारे में हम चुनते हैं ग्रुप 5 से। 1 पर्सन फ्रॉम द ग्रुप प्लेज द रोल, और उस ग्रुप का एक ही बंदा एक रोल अदा करता है, एक रोल प्ले करता है ऑफ द कैरेक्टर। और किस तरह का वो कैरेक्टर है? अदर इन ग्रुप फ्रेम क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कैरेक्टर्स लाइफ। समूह के और दूसरे जो ग्रुप के और जो दूसरे जो कैरेक्टर्स है वो भी सब जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। द कंडीशन इज दैट ऑल द क्वेश्चन शुड बिगिन विद वाई। अब कंडीशन वहां पर अप्लाई है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो वाई से रिलेटेड होना चाहिए। दे इंटरव्यू द कैरेक्टर यूजिंग दिस वाई, और जो इंटरव्यू होते हैं वो वाई से ही शुरू होते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द क्लासरूम। यहां पर कहा जा रहा है कि आप इन सारी चीजों की क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस कीजिए। हाउ, दूसरा वर्ड आ गया हाउ, कैसे? फॉलो द एबव प्रोसीड्यूर। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में से बताया जा रहा है कि वाई और हाउ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आगे कहते हैं यहां पर कि आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। नाउ ऑल द क्वेश्चन शुड बिगिन विद हाउ, और सारे क्वेश्चन आपके अब हाउ से शुरू होना चाहिए। प्रिपेयर ए शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑफ योर इंटरव्यू। आपको खुद शॉर्ट स्क्रिप्ट एक आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो ये था आपका बिल्डिंग ऑफ स्टोरी। अब हम शुरू करते हैं मेन चैप्टर जो हमारा आता है फॉल ऑफ ट्रॉय का, द फॉल ऑफ ट्रॉय। मैंने ऊपर बताया था एपिक्स का मतलब होता है ऐसा महाकाव्य, ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई पोएम बहुत मशहूर हो और उसको बार बार पढ़ा जाए। Epics are long poems that relate the deeds of a great national hero or a great national war. महाकाव्य लंबी कविताएं हैं, जो अच्छी अच्छी कविताएं होती हैं वो बार बार पढ़ी जाती हैं, जो एक महान राष्ट्रीय नायक या एक महान राष्ट्रीय युद्ध के कार्यों से रिलेटेड हैं। They often tell a nation's early history. वे अक्सर किसी राष्ट्र के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताते हैं। They may be composed and sung. वो क्या बताते, जो पोएम्स जो होती है ना बार बार जो पढ़ी जाती है उसके बारे में बता रहे हैं। They may be composed, वो कंपोज करते हैं, एंड संग और गाते हैं, और रिसाइटेड बार बार गाते हैं फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक, बिफोर दे आर एक्चुअली रिटन डाउन, जब तक उनको सही सही सुनाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, हम उसको गाते रहते हैं क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आगे कहते हैं द टू फेमस संस्कृत एपिक्स आर द रामायण एंड महाभारत। देखिए वही चीज आ जाती है कि संस्कृत की दो एपिक्स, दो रचनाएं हैं, बहुत ही मशहूर हैं, और उन दोनों का नाम है रामायण एंड महाभारत। एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोपियन लिटरेचर, और यूरोपियन में जो दो लिटरेचर हैं रिटन इन ग्रीक, written in ancient Greek are the Iliad and the Odyssey.
तो जो यूरोपियन लिटरेचर में है वहाँ पर भी दो रचनाएं हैं, दो इपिक्स हैं, बहुत मशहूर हैं। उनका नाम है एलियड और ओडिसी। जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत, so in the literature of western countries they go back to the Iliad and the Odyssey। अब देखिए, हम जब पीछे की तरफ जाते हैं अपने कल्चर में तो हमें महाभारत और रामायण की याद आती है, हमें वो मिलती हैं। लेकिन जब हम वेस्ट उसमें जाते हैं यूरोपियन लिटरेचर में तो हमें क्या मिलता है, एलियड मिलता है और ओडिसी मिलता है। ये दोनों जो रचनाएं पिक्स हैं वो बहुत मशहूर हैं। जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नोन द नेम्स ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता, युधिष्ठिर एंड अर्जुन एंड द्रौपदी, सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न। चलिए यहां तक बता देता हूं। जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रामायण में रामचंद्र जी होते थे, सीता जी थी, युधिष्ठिर करेक्टर थे एंड अर्जुन थे और द्रौपदी थी। सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज नोन। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर लोग क्या नाम से जानते हैं, वहां पर दो जो चलते हैं एपिक्स हैं, एलियड एंड ओडिसी। तो बता रहे हैं कि जो वहां के जो एपिक्स हैं उनमें हेक्टर्स एंड ओडिसीज एंड एक्किल्स एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय, ये कैरेक्टर बहुत मशहूर थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। और जो उसकी जो कैरेक्टर हेलेन थी वो दुनिया की तकरीबन सबसे खूबसूरत लेडी थी इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। बिकॉज ऑफ होम द ग्रीक एंड ट्रोजन्स फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। देखिए, आपको ध्यान होगा कि महाभारत में माता सीता के पीछे काफ़ी झगड़ा हुआ था। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो वो लेडी है, करेक्टर जो है यहाँ पर हेलेन ऑफ ट्रॉय जो है दुनिया की बहुत ही मशहूर है, उसके पीछे 10 साल तक ग्रीक और ट्रोजन्स में झगड़ा हुआ, लड़ते रहे। आगे कहते हैं nobody knows for certain who the author of these early epics is। किसी को नहीं पता था कि इन महाकाव्यों यानी इन एपिक्स के राइटर कौन हैं। इट इज थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप्ड विद द नेशन इटसेल्फ। ये माना जाता है कि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए पैदा हुए और डेवलप्ड हुए खुद, एंड वे आर हैंडेड डाउन from singer to singer till perhaps one great poet gave them their final form। और गायक जो थे वहां पर उन्होंने भी गायक ही आगे चल के बनाए और देश को सौंप दिए। शायद जो एक अच्छा कवि होता है, ग्रेट पोएट गेव देम देयर फाइनल फॉर्म। जो अच्छा कवि होता है वो उसने इस तरह से अपना एक अंतिम रूप दे दिया, यानी उसने अपनी सारी चीजें देश के नाम कुर्बान कर दी, यानी देश को दे दी। आगे कहते हैं इट इज बिलीव्ड दैट इलियड एंड द ओडिसी वर कंपोज्ड एंड रिसाइटेड बाय अ ब्लाइंड पोएट नेम्ड होमर। ऐसा भी माना जाता है कि इलियड और द ओडिसी दोनों एपिक्स बहुत ही मशहूर हैं। इनको जो कंपोज किया था वो होमर ने किया था, और होमर नाम है एक राइटर का जिन्होंने ये कंपोज किया। माना ऐसा जाता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये होमर ब्लाइंड थे, ये देख नहीं सकते थे। हु लिव्ड अबाउट 900
900 के दशक में ये सब हुआ था। एंड हु वॉन्डर्ड फ्रॉम वन ग्रीक सिटी और विलेज टू अनदर, और ये घूमते रहते थे एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। सिंगिंग हिज पोएम्स टू ऑल होम वुड रिसीव, और क्या करते थे, अपनी पोएम, जो इनकी पोएम थी उसको गाते रहते थे। हु वुड रिसीव हिम इन देयर होम्स एंड गिव हिम हॉस्पिटलिटी, तो इनको लोग क्या करते थे, अपने घर ले जाते थे, क्योंकि गांव में शहर में घूमते रहते थे, लेकिन इनका बहुत सम्मान करते थे, बहुत इज्जत इनकी करते थे। दिस वंडर सिंगर हैज बीन ऑनर्ड थ्रू द एज, नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री। ये जो घूमते रहते थे, तो यहाँ कह रहे हैं इन घूमने वाले सिंगर को लोग बहुत इज्जत देते थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत एजेड थे, नहीं, इसलिए कि इनकी पोएम बहुत अच्छी होती थी, लोग उसको बहुत पसंद करते थे, और इनको लोग इतना प्यार करते थे कि इनको लोग फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री भी कहते थे, यानी यूरोपीय कविता के पिता के रूप में भी लोग इनको जानते थे और उनको इज्जत देते थे। आगे कहते हैं, द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्राय। इलियड इलियम या ट्राय की कहानी है। A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea. ये जो शहर था, A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea, ये एक को समुद्री व्यापारिक शहर है जो कि समुद्र के किनारे है। इट वॉज वेल सिचुएटेड, और ये बहुत ही अच्छा है, सिचुएटेड मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड है, बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो यानी व्यापार से रिलेटेड हो, या एग्रीकल्चर या खेती किसानी से रिलेटेड हो, ये खुद में बहुत स्टेब्लिश है। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड अगेन। शहर के सामने समुद्र था जिस पर ट्रॉय के जहाज और माल, यानी जहाज बहुत थे, और वो जहाज जो थे वो अनाज से लदे हुए थे, क्योंकि वो सब इधर से उधर सामान ले जाया करते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा, from which followed many rivers and streams. ईडा पर्वत की पीठ पर ऊंची ऊंची चोटी, पहाड़ जो होता है ना, पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर, तो ये पर्वत का नाम है ईडा पर्वत। तो ईडा पर्वत की सबसे ऊंची जगह पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां थीं, और वहां से कई नदियां निकलती थीं, कई नदियां बहती थीं। द वैली इमंग द हिल्स वेयर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, और पहाड़ियों के बीच अच्छी अच्छी घाटियां भी थीं और बहुत उपजाऊ थी, यानी वहां पर बहुत अच्छी चीज पैदा भी होती थी। विच कॉर्न ग्रोइंग in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. तो जो फर्टाइल जो जगह थी, उपजाऊ जगह थी, वहां पर लोग क्या करते थे, मकई उगाते थे, और घास के जो मैदान थे वहां पर बहुत सारे जानवर घास चरने भी आते थे, और स्लोप यानी जो ढलान पे जो जगह थी उन पर जो घास वगैरह थी, वहां पर भेड़ें, उन ढलानों पर भेड़ें आती थी, भेड़ें आती थी, और वो भी वहां पर हरी हरी घास चरती थी। राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स had built a strong wall so that no enemy should attack them from the
सी। देखिए यहां से कहानी का थोड़ा सा मोड़ आ जाता है। कहते हैं शहर के चारों तरफ, राउंड देयर सिटी, उनके शहर के चारों तरफ बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत दीवारें बनी हुई थी, जिससे कि कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन, कोई भी एनिमी उनके ऊपर अटैक न कर सके। द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। जो दीवारें थीं वो इतनी चौड़ी थीं कि लोग उस पे खड़े हो सकते थे, बैठ सकते थे और टहल भी सकते थे। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. तो जिसकी दीवारें भाई बहुत बड़ी बड़ी होंगी तो जाहिर सी बात है उसका गेट भी बहुत मजबूत होगा, बहुत बड़ा होगा। तो उसका गेट भी बहुत मजबूत था, बहुत बड़ा था। और जब वो गेट खुलता था और लोग जब बाहर जाते थे तो आप आइडिया लगाइए कि वो इतना बड़ा, मतलब शहर टाइप का उन्होंने वो महल जो बनाया हुआ था, इतना बड़ा था कि जब वो गेट से लोग बाहर जाते थे तो वो समुद्री किनारे पर जाकर निकलते थे और वो लोग बहुत खुशी खुशी फिर वापस आते थे। बट इन टाइम ऑफ वॉर द गेट वुड बी क्लोज्ड। लेकिन जब कभी युद्ध होता था तो वो गेट बंद कर दिया जाता था। And then the city was like a strong fortress. फिर वो शहर जो था एक किले में बदल जाता था। लगता था ये किला है, क्यों गेट बंद हो गया, सब अंदर पहुंच गए, फिर वो एक किले में कन्वर्ट हो जाता था। क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, किसी भी हमले से पूरी तरह सेफ था, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित था। बाय द वॉल सराउंडिंग इट, और जो उसके चारों तरफ दीवारें थीं उससे तो बहुत ही सेफ था। एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड, और उसके चारों तरफ पहाड़ियां भी थीं जिससे और सेफ था। आगे कहते हैं दस स्टोरी वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड बाय इट्स वॉल्स एंड स्ट्रांगली डिफेंडेड बाय इट्स ब्रेव सोल्जर्स। इस प्रकार, इस तरह से जो ट्रॉय था वह बहुत मजबूत शहर था और जो उसकी दीवारें थीं, चारों तरफ मजबूत दीवारें, चौड़ी दीवारें, उनके जरिए से भी बहुत ही प्रोटेक्ट था वो। और साथ में सोल्जर जो थे उनकी वजह से और मजबूत था। बट लेकिन ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीक हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन्स। लेकिन एक वक्त वो आ गया कि ग्रीस के सभी राजाओं ने और नायकों ने ट्रोजन्स के खिलाफ वॉर, युद्ध डिक्लेयर कर दिया। और जब युद्ध डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। डिक्लेयर क्यों कर दिया, आइए देखते हैं आगे। अगेंस्ट द ट्रोजन्स, ट्रोजन के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया। बिकॉज पेरिस, अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. देखिए कितनी खतरनाक चीज है, बिल्कुल ये रामायण से मिलती जुलती कहानी है। उन्होंने डिक्लेयर इसलिए किया क्योंकि पेरिस यानी ट्राय के राजकुमार ने एक यूनानी राजा मेनेलोस की पत्नी हेलन को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया था। इसलिए उनके खिलाफ डिक्लेयर कर दिया कि युद्ध होगा। He had brought her to Troy, और फिर क्या किया, वो राजकुमारी को अपने साथ ले आए। कहां लेके आए, ट्रॉय। द ग्रीक wanted to take revenge on Troy for the wrong done to Menelaus.
यूनानियों ने मेनेलॉस से किए गए गलत कामों के लिए ट्राय से बदला लेना चाहा और युद्ध उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। दे सेल्ड टू ट्राय एंड लेड सीज टू द सिटी। वे ट्राय के पास गए और जाने के बाद शहर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स। ट्रोजन्स ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने कड़ी टक्कर दी, बहुत ही हिम्मत से लड़े और घेराबंदी जो थी वो 10 साल तक जारी रही। कितनी मुश्किल में ट्राय के लोग रहे। आगे देखिए, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली। लड़ाई रोज होती रही। बट द सीज डिडंट एंड। लेकिन जो घेराबंदी थी वो खत्म नहीं हुई। ऑन द वन हैंड द ग्रीक कुड नॉट टेक द सिटी एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। अब यहां क्या हुआ कि एक तरफ तो जो यूनानी लोग थे वो शहर को पूरी तरह से सेफ नहीं कर सके और दूसरी तरफ ट्रोजन के जो लोग थे उनको वो लोग शहर से उनको दूर भगा नहीं सके। क्यों? क्योंकि भाई बराबर की टक्कर थी। एवरी डे द ट्रोजन केम आउट ऑफ देयर गेट्स। हर रोज ट्रोजन के लोग अपने गेट से बाहर आते थे। एंड द ग्रीक केम आउट ऑफ देयर टेंट्स एंड शिप्स एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। और जो ग्रीक के लोग थे वो भी भैया अपने टेंट से बाहर आते थे, शिप से भी बाहर आते थे। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। और फिर दोनों में युद्ध शुरू हो जाता था, लड़ाई शुरू हो जाती थी और दोनों लड़ते रहते थे। समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज। कभी कभी जब दोनों आर्मीज के बीच में झगड़ा होता था, युद्ध होता था, बहुत ही मजबूत युद्ध होता था, पता ही नहीं रहता था कौन जीतेगा कौन हारेगा। और समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। और कभी कभी क्या होता था कि दोनों सेनाओं के जो सबसे बढ़िया योद्धा होते थे, सोल्जर्स होते थे, वो 1 by 1 करके आमने सामने आते थे और लड़ते थे। समटाइम द ट्रोजन हैड द बेटर ऑफ इट। कभी कभी ट्रोजन के योद्धा बहुत अच्छा करते थे। एंड समटाइम द ग्रीक। और कभी कभी ग्रीक के। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन युद्ध चलता रहा, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। आगे कहते हैं ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। ओह, युद्ध के दौरान दोनों तरफ के कई बहुत ही बढ़िया सोल्जर नायक मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी फॉर 9 years। 9 वर्षों तक अपने शहर की रक्षा उन लोगों ने की बहुत ही मजबूती के साथ। ब्रेव हेक्टर was at last killed by Achilles। और ये जो हेक्टर थे, ब्रेव हेक्टर, ये सोल्जर थे, बहुत ही बहादुर थे। इन्होंने 9 साल तक रक्षा की, लेकिन आखिर में ये भी मारे गए। होम नन कुड रेसिस्ट। ये इतने बहादुर थे कि इनके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। बट Achilles himself was killed later on the poisoned arrow। अब यहां क्या होता है, लेकिन Achilles himself was killed। Achilles ने खुद को बाद में एक जहरीले तीर से मार डाला। That enter heel, जो उसकी एड़ी में, जो पैर की एड़ी होती है ना, उसके अंदर घुस गया। The only part of the body where he could be wounded। और उसने शरीर के उस हिस्से को यानी एड़ी को बहुत ही तरह से, बुरी तरह से घायल कर दिया। स्टिल लेटर, उसके बाद क्या हुआ, पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड। पेरिस ने फिर अपने आप को मार डाला, आल्सो बाय ए पॉइजन्ड एरो। उन्होंने भी एक जहरीले तीर से अपने आप को मार डाला। द ट्रोजन वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी
कहते ट्रोजर्स जो थे, जो सोल्जर थे, वो सब बहुत ही थक गए थे और अपने शहर में पूरी तरह से बंद हो गए थे, बंद थे। एंड द ग्रीक वे आर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन। और जो यूनानी लोग थे, ग्रीक के लोग, वो अपने घरों को जाने के लिए बेचारे तरस गए थे। लेकिन बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, चलता ही रहा और चल ही रहा है। ये था पार्ट 1। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी स्टूडेंट थी जिसने डिमांड की थी, स्वप्ना बेटा, आपको पसंद अगर आया हो तो आप अपने सारे दोस्तों को बताइए कि मेहनत से पढ़ें। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे लिखिए। और इसके जो सेकेंड पार्ट है वो भी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, जब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। लेकिन आपसे मैं सबसे एक चीज़ चाहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में एक कमेंट ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।